कहाँ रह गई ये चंदा? अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। पुनीत ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 9 बज चुके थे और उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, चंदा खड़ी मुस्कुरा रही थी। बदमाश, डरा दिया ना हमका। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ऐसा कहकर उसने अपनी जेब से एक डिबिया निकाली। तभी उन दोनों को किसी के सांस लेने की भयानक आवाज सुनाई दी। कौन है? ठीक सामने बरगद के पेड़ के नीचे उनको किसी आदमी का अक्स नजर आया। कौन है? सामने आओ। ये सुनकर भी वो आदमी सामने नहीं आया और जोर जोर से सांस लेने लगा। अभी देखते हैं कौन ससुरा है। ये कहकर पुनीत उसके पास जाने लगा। जैसे ही पुनीत उसके पास पहुंचा, उसने भी 2 कदम आगे बढ़ाकर पुनीत का गला पकड़ लिया। उसको देखकर पुनीत और चंदा दोनों का दिल दहल गया। उस आदमी की गर्दन कटी हुई थी और थोड़ी सी खाल में अटकी लटक रही थी। चंदा चिल्लाई और गांव की तरफ ऐसी भागी कि उसने पलटकर नहीं देखा। गांव पहुंची तो उस टाइम पुनीत के पिता घर के बाहर थे। अरे चंदा बिटिया, इतनी डरी हुई काहे लग रही हो? वो पुनीत। चंदा ने हाफते हुए उनको पूरी कहानी सुनाई। पुनीत के पिता ने अपने साथ कुछ आदमियों को लिया और चंदा उन सभी को लेकर उसी जगह पर पहुंच गई। यही जगह थी वो जहां उसने पुनीत को पकड़ा था। उन लोगों ने इधर उधर नजरें घुमाई तो कोई आसपास नजर नहीं आया। तभी चंदा की गर्दन पर ऊपर से कुछ टपका। उसने हाथ लगाकर देखा तो वो खून था। पेड़ की डाली के ऊपर पुनीत की बिना गर्दन की लाश टंगी हुई थी और उससे खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा था। शहर से दूर एक छोटा सा गांव सरूपुर। रात के समय सभी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। बाबूजी, हम जरा अपने दोस्त महेश से मिलकर आ रहे हैं। उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है ना? ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जी बाबूजी। ऐसा कहकर वो खुश होता हुआ घर से निकल गया। आज तो सारे दोस्त मिलकर मस्त पार्टी करेंगे, मजा आ जाएगा। जंगल का रास्ता पकड़ लेता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा। अभी वो जंगल में आगे बढ़ ही रहा था कि पीछे से उसको आवाज आई। अकेले ही पार्टी करने जा रहे हो? हमका साथ लेकर नहीं चलना है क्या? अरे अर्पणा और दिव्या, तुम दोनों क्यों हर बार हमारे पीछे पड़ जाती हो? हमका साथ लेकर चलते हो कि बोले अभी तुम्हारे बाबूजी से? अरे नहीं नहीं मेरी माँ, चलो मेरे साथ। थोड़ी देर चलने के बाद वो तीनों एक जगह पहुँचे जहाँ रामू और महेश बैठे हुए थे। अबे ये क्या, तू फिर से लड़कियों को साथ ले आया? क्या करता है यार, हर बार की तरह इस बार भी धमकाने लगी थी दोनों। अब क्या करें, हम दोनों को भी अब पार्टी की आदत पड़ गई है। चलो थोड़ी सी शराब पी ली जाए। उसने पास ही रखी बोतल खोली और गिलासों में शराब पलटने लगा। तभी उनको किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा तो पांचों के रोंगटे खड़े हो गए। सामने से कठमुंडू चलता हुआ आ रहा था। उन्होंने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी कठमुंडू ने दिव्या को पीछे से पकड़ लिया। उसने दिव्या को इतनी जोर से कसा कि उसके मुंह से खून निकल गया। बाकी चारों अब बेहद डर गए और वहां से भाग निकले। दिव्या उसकी पकड़ में फंसी दर्द से कराह रही थी। उसने दिव्या को जमीन पर धक्का दिया और उसके ऊपर आ गया।
उसने दिव्या के सीने में हाथ डाला और उसके सीने से खून की धारा निकल पड़ी। बाकी चारों इतना डर चुके थे कि उनको खबर भी नहीं थी कि वो किस दिशा में भाग रहे हैं। वो काफी देर तक भागते रहे। अब अपर्णा की हालत खराब हो चुकी थी। वो आ जाएगा, रुकने का समय नहीं है। ऐसे कब तक भागते रहेंगे? हम जा कहाँ रहे हैं, कोई बताएगा? हम रास्ता भूल चुके हैं, हमें नहीं पता कि गांव किस तरफ है। क्या कह रहे हो तुम? फिर तो हम सबका बचना नामुमकिन है। तभी पेड़ के ऊपर से एक हाथ आया और उसने महेश का गला पकड़ लिया। ये हाथ कठमुंडू का ही था। राकेश ने महेश का पैर पकड़कर उसे बचाना चाहा, लेकिन कठमुंडू ने उसको पूरी तरह से ऊपर खींच लिया और वो तीनों चिल्लाते हुए वहां से भाग निकले। वो देखो, सामने वो घर, उसके अंदर चलते हैं। वो तीनों एक घर के अंदर घुस गए और राकेश ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तीनों का शरीर इस समय बुरी तरह से कांप रहा था। दरवाजे की धम धम उनके दिल को दहला रही थी। तभी खिड़की से कठमुंडू का एक हाथ अंदर आया और उसने अपर्णा का हाथ पकड़ लिया। बचाओ! अगर ये यहाँ है, तो दरवाजे पर कौन है? राकेश ने दरवाजा खोला तो सामने गांव के बिरजू काका थे। बिरजू काका जल्दी से अंदर आए। उन्होंने कठमुंडू का हाथ पकड़ा और छुड़ाने लगे। कठमुंडू उनके छूते ही चीखने लगा। वो चीखता चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। तुम ठीक तो हो अर्पणा? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया बिरजू काका। तुम लोग यहाँ करने क्या आए थे, वो भी इस समय? हमसे गलती हो गई बिरजू काका, लेकिन ये कौन है और आपको देखते ही वो भाग कैसे गया? ये कठमुंडू है। ये सुनकर वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बहुत सालों पहले हमारे गांव में एक डाकू पल्लव सिंह का बड़ा खौफ था। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका एक ही बेटा था। उसने धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। शादी के अगले ही दिन डाकू पल्लव सिंह ने हमला बोल दिया। उसने पति और पत्नी दोनों को मार डाला और सारे गहने लूट लिए। अपने बेटे और बहू को मरता देख बुढ़िया तड़प उठी। पल्लव सिंह, जिस सोने के लिए तूने मेरा परिवार उजाड़ दिया, यही सोना तेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। तू कभी नहीं मरेगा, सिर्फ भटकता रहेगा और इस सोने से हमेशा दूर भागेगा। ये सुनते ही पल्लव सिंह हंसता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिन बाद पल्लव सिंह के ही एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। वो उसकी जगह सरदार बनना चाहता था, लेकिन पल्लव सिंह तलवार के हमले से भी नहीं मरा। उसकी गर्दन आधी ही कटी और थोड़ी सी खाल में अटक कर रह गई। उसने अपने सभी साथियों को मार गिराया। उसने अपने उंगलियों में जितनी भी सोने की अंगूठियां पहनी थी वो गर्म होने लगी और उसके हाथ जलने लगे। बुढ़िया का श्राप अब शुरू हो गया था। उसने सभी अंगूठियां उतार फेंकी और जंगल में भाग गया। तब से अब तक वो जंगल में ही रहता है। मेरे छूने से वो इसलिए भाग गया क्योंकि मेरे हाथ में ये सोने का कड़ा है। ये कहानी सुनकर वो तीनों हैरान रह गए। चलो यहाँ से निकलो, वो फिर से आ सकता है। बिरजू काका को रास्ता पता था, इसलिए वो तीनों उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जब वो जंगल की सरहद पर आ पहुंचे थे, तभी कठमुंडू वहां आ गया। उसने अपर्णा का पैर पकड़ लिया। तभी राकेश ने बिरजू काका के गले पर नजर डाली। उनके गले में एक सोने की चेन भी थी। उसने चेन को उनके गले से उतारी
और कठमुंडू की टूटी हुई गर्दन में डाल दी। उसने चेन को गले से उतारने के लिए जैसे ही छुआ तो उसके हाथ भी जलने लगे। वो वहां से भाग निकला। उसके बाद वो चारों गांव के अंदर ही जाकर रुके। जब उनको देख गांव वाले इकट्ठा हुए तो उन्होंने सबको अपने साथ बीती हुई घटना सुनाई। वो दिन था और आज का दिन है। गांव के सभी लोग हमेशा अपने साथ सोने की कोई ना कोई चीज जरूर रखते हैं और अभी भी उनको जंगल में कहीं ना कहीं कठमुंडू नजर आता ही रहता है।